नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शब्द के या पद के भेद। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पद हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं या शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द और पद में क्या अंतर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा हो। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वो वाला वीडियो देखेंगे। तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी करके प्लेलिस्ट चैनल है, उसमें आप देख करके उसको समझ सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक लाइक तो ज़रूर बनता है, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने पढ़ा था उसमें उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे। और उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार से टोटल शब्दों को पढ़ा था। आज हम रचना या बनावट, दूसरा जो प्रकार है रचना या बनावट, उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं 3 प्रकार के ये होते हैं। ठीक, तो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इनको भी हम देखो, मैंने उसमें एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था। तो उस डायग्राम को आप नोट डाउन कीजिए और तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो रचना और बनावट के आधार पर शब्द हैं, यानी कि किस तरह के शब्दों की रचना हुई है हिंदी व्याकरण में और कैसे उनकी बनावट है, तो इसमें सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, ध्यान दीजिएगा, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उनको बहुत ध्यान से नोट डाउन करते जाइए। देखो, सार्थक खंड ना हो, सार्थक का मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब अर्थ जो अर्थ प्रकट न करता हो। ठीक, तो अगर कोई ऐसा खंड नहीं होता है किसी शब्द का, आगे मैं उदाहरण से आपको अच्छे से समझाऊंगी, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं। ठीक, इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पास रूढ़ शब्द डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि ऐसे शब्द जो मौलिक या अयौगिक शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रूढ़ शब्दों को ही मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ठीक, देखिए जैसे चावल, अब उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। चावल जैसे शब्द है, सीधे सीधे आप अगर देखो, जैसे हम संधि करते हैं, समास जो शब्दों की रचना होती है ना हिंदी में, तो वो 4 प्रकार से होती है, संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे चावल शब्द है, ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें संधि बताओ, या तो क्या आप इसमें संधि बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये एक रूढ़ शब्द है। ठीक, रूढ़ शब्द जिसके क्या नहीं होते हैं, सार्थक खंड नहीं होते हैं। अब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे, जैसे मान लो अगर आप चाहो भी तो कैसे करोगे, चा धन वल, तो क्या कोई हो रहा है? या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, चाव धन वल, तो क्या इसमें कोई, ना तो इसका कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, ना तो इसका कोई अर्थ प्रकट होता है, ना चा का कोई अर्थ है, ना वल का कोई है। तो ये क्या है? निरर्थक हैं, सार्थक शब्द नहीं है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके सार्थक खंड न हो। ठीक, देखो यहाँ भी सेम लिखा हुआ है, देखो चा धन वल या चाव धन लौ, तो ये निरर्थक खंड होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चावल शब्द अपने आप में क्या है? रूढ़ है और हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, देखिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में संधि हो, हर शब्द में समास हो, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ भी शब्द उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा संधि है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि उनमें हमेशा संधि हो, समास हो, क्योंकि कुछ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, इनका सार्थक खंड नहीं होते हैं। ठीक है, देखो अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे दिन है। अब दिन को कैसे तोड़ेंगे? नहीं टूट सकता है, क्योंकि दोनों जब हम अलग अलग करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ निकल करके नहीं आता है। ठीक, अगला है घर। घर का भी हम सार्थक खंड नहीं, जैसे इनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो 2 शब्दों के मेल से, 2 3 इस तरह के शब्द होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। घोड़ा है, घोड़े को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, देखो यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है यौगिक शब्द। ठीक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। देखो ऊपर कौन से थे?
मौलिक या अयौगिक उन्हें हम कह रहे थे, किसी का योग नहीं था उसमें, वो सिर्फ मौलिक शब्द थे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यौगिक शब्द है, यानी कि उसका अपोजिट, ठीक है। तो देखो मेल से बना हुआ, यानी कि यहाँ पर जो शब्द होंगे वो दो शब्दों से मिलकर के बने होंगे, ठीक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है, ध्यान रखना, 4 प्रकार से। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि यौगिक शब्द कितने प्रकार से बन सकते हैं, ठीक। तो देखिए यौगिक शब्द संधि से बनते हैं, मैंने अभी बताया था आपके पास, ठीक है। शब्दों की निर्माण, जो शब्द की उत्पत्ति होती है, तो वही यौगिक शब्द वही होते हैं, ठीक है। संधि से हो गया, उपसर्ग से हो गया, प्रत्यय से हो गया और समास से हो गया, ठीक। तो ये 4 प्रकार से हम यौगिक यानी कि शब्दों को योग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। अब आगे उदाहरण से आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो विज्ञान शब्द है, ठीक है। हालांकि इसमें भी 3 ही अक्षर हैं, लेकिन आपको देखो क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको अगर हम इसको सार्थक खंड करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, वो सार्थक होंगे, ठीक है। दोनों का अपना अपना अर्थ निकल कर आएगा। तो देखो विज्ञान, तो इसका क्या किया हुआ है हमने, वि धन ज्ञान। देखो तो जो ये वी है ना, वी का मतलब होता है विविध, ठीक है। और ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का तो आपको पता ही है, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। तो देखो वी का मतलब, वी जो शब्द है ना वो अपने आप में एक शब्द भी है और एक अक्षर भी है, ठीक। आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने आप में क्या है, सार्थक है, ठीक है। वी का अर्थ क्या है, विविध, ठीक है। विविध या अनेक तरह का जो ज्ञान होता है, या ठीक है, वी और ज्ञान को मिलाकर क्या बना है, विज्ञान, ठीक। तो अगला है हमारा दूसरा सामाजिक। देखो इसमें भी क्या है, 2 शब्द हैं, समाज एक शब्द है और एक इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो सामाजिक ये बन जाएगा, और क्या है, ये भी अपने आप में 2 क्या है, सार्थक शब्दों का खंड है, ठीक है। सार्थक खंडों का शब्द है एक अपने आप में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है विद्यालय। विद्यालय विद्या का आलय, ये क्या है, समास किया हुआ है इसमें, ठीक है। और विद्या का आलय, आलय का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजपुत्र। तो राजपुत्र में भी समास किया हुआ है, राजा का पुत्र, ठीक। तो राजा का पुत्र, तो क्या है, इससे भी एक शब्द क्या बना है, यौगिक शब्द राजपुत्र, अपने आप में क्या है, सार्थक है, ठीक। इसके बाद देख लीजिए तीसरा, इसमें जो प्रकार हमने क्या पढ़ा था, रचना और बनावट के आधार पर 3 तरह के शब्द हैं, और जो तीसरा प्रकार है इसमें वो है योग रूढ़। तो देखो अब इसमें देखो योग रूढ़, आपको कभी कभी क्या है, शब्द के उत्तर तक पहुंचने के लिए, प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको उसी शब्द को अच्छे से समझना होता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में ही आपका अर्थ छुपा हुआ होता है, उत्तर छुपा हुआ होता है। इसमें 2 शब्द बने हुए हैं, एक है योग, दूसरा है रूढ़। और इसके ऊपर हमने क्या पढ़े थे, एक तो रूढ़ शब्द पढ़े थे, दूसरे हमने यौगिक शब्द पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, योग भी है और रूढ़ भी है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, कैसे है, योग भी है और रूढ़ भी है, इन दोनों का मिश्रण है ये, ठीक है, तीसरा प्रकार। तो देखो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान से परिभाषा नोट डाउन कीजिए, ध्यान से पढ़िए, बार बार वीडियो को पॉज कीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ हो जाता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, यानी कि वो यौगिक भी हैं, 2 शब्दों के मेल से भी बने हुए हैं, और किसी विशेष अर्थ को भी प्रकट कर रहे हैं, यानी कि किसी रूढ़ अर्थ को भी प्रकट, यानी कि बनावट की दृष्टि से तो कैसे हैं, यौगिक शब्द हैं, 2 शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ देखते हैं तो वो किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष चीज़ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो देखो शब्द कहलाते हैं यौगिक होते हुए भी ये शब्द के इकाई हो जाते हैं। फिर है यदि से सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यदि ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी सामान्य अर्थ को प्रकट, जो ये योगरूढ़ शब्द है ना, ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। बहुव्रीहि समास जो होंगे ना, आगे भी पढ़ेंगे हम इसको, बहुव्रीहि समास
अगर आपने समास नहीं पढ़ा है तो मैं आगे एक वीडियो में समास आपको पढ़ाऊंगी। उसमें एक समास होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही है, इस योगरूढ़ शब्द के अंदर जो भी शब्द आएंगे वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ इसमें कवर कर दी हैं, एक तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा और एक आपके योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, योगरूढ़ शब्द के अंदर ज़्यादातर जो शब्द होते हैं सदैव, यानी कि 99% जो शब्द होंगे वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी होंगे, ठीक है। देखो पीताम्बर की बात हो रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पर अब पहले हम इसको देखेंगे कि ये यौगिक शब्द कैसे है और दूसरा हम बताएंगे इसमें रूढ़ शब्द कैसे है। देखो पीत का मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, पीत धन अंबर, ठीक है। पीत धन अंबर, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें या फिर हम कहें कि इसका समास करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पीला, पीत का मतलब होता है पीला, ठीक है, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक। ध्यान रखना, अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, तो पीला वस्त्र। अब पीला वस्त्रधारी किसी एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कहा गया है और वो कहा गया है कृष्ण के लिए, ठीक है। पीले वस्त्र धारण कौन करते थे, कृष्ण करते थे, विष्णु जी करते थे, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, ठीक। तो यहाँ पे पीला अंबर और इन दोनों को मिला के क्या बना है, पीतांबर। तो पीतांबर देखो यौगिक शब्द कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो शब्दों के योग से ये शब्द बना हुआ है, कौन सा, पीतांबर। और किसी, अब रूढ़ कैसे हो गया, रूढ़ का मतलब क्या होता है, जिसके सार्थक खंड न हो और जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक अर्थ को प्रकट कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति के बारे में, भले पीले वस्त्र तो बहुत सारे लोग धारण करते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति, पीताम्बर नाम जो अगर हम बात करें नाम की, तो वो किसके लिए कहा गया है, वो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे यौगिक कैसे हो गया, दो शब्द इसमें बने हुए हैं इसलिए ये यौगिक शब्द है। और रूढ़ कैसे हो गया, क्योंकि ये कृष्ण के अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कि कृष्ण विशेष व्यक्ति को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए इसको मिला करके क्या बन गया, ये योग रूढ़ शब्द बन गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। इसके बाद है जलज। जलज भी एक योगरूढ़ शब्द है, कैसे, इसमें भी दो शब्द हैं, देखो जल और दूसरा है ज, ठीक है। और इस ज का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेना। अब देखो जल, जल का मतलब है पानी, ठीक। अब ज का मतलब क्या हो गया, जन्म लेना। तो पानी में जन्म कौन लेता है भाई, कमल लेता है, कमल, पानी, कमल का क्या होता है, पानी में जन्म होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो जल ज, ठीक है, जल धन जो है, तो इसका मतलब क्या है, कि पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन है, कमल। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक। लंबोदर, ठीक इसी तरह से, लंबोदर किसको कहते हैं भाई, गणेश जी को कहते हैं लंबा उदर, इसमें भी दो शब्द हैं, लंबोदर। और किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, किसकी, गणेश की, भगवान गणेश की बात हो रही है, तो लंबोदर उन्हें क्यों कहा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। दशानन, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। दश, दशा, दश मतलब 10 धन आनंद, इसमें भी दो शब्द हैं, 10 धन आनंद, ठीक। आनंद का मतलब होता है सिर और 10 मतलब 10 संख्या में 10 सरों वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, रावण है, तो इसलिए विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। फिर है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका, भगवान शिव का, नीलकंठ उन्होंने विष धारण किया था इसलिए इनको नीलकंठ कहा जाता है, ठीक। तो नीला कंठ, इसमें भी दो शब्द हैं। फिर है गिरधारी। गिर का मतलब होता है पर्वत, धारी का मतलब धारण करने वाले, तो पर्वतधारी कौन थे, श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा दिया था, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, गिरधारी कहा गया। फिर है लाल फीता शाही। तो इसमें भी क्या है, लाल फीता शाही, ये भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, ठीक है, लाल और फीता शाही। तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एक योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। चार पाई, और इसमें भी दो शब्द हैं, चार और पाई मतलब पैर वाले, ठीक है। तो क्या है, चार पाई को ये प्रकट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे दिखा भी हुआ है कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये तो हमारे हो गए
इससे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो अर्थ के आधार पर भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो एकार्थी शब्द ठीक है, एकार्थी शब्द क्या होगा? देखो शब्द के अर्थ से ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। जैसे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक भी बताई गई है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि के शब्द हैं। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को जो प्रकट करते हैं ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे उदाहरण इसके अंदर आएंगे। देखो जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। एक व्यक्ति मतलब किसी व्यक्तिगत रूप से एक ही है, गंगा नदी तो पूरे विश्व में एक ही है, ठीक है। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ पे या किसी एक ही की बात हो रही है, ठीक है, गंगा। फिर है पटना, पटना भी अपने आप में एक ही है। जर्मन भी एक है। राधा कोई किसी लड़की का नाम है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं राधा भी एक क्या है? व्यक्तिगत रूप से एक के बारे में बताया जा रहा है। मार्च भी एक ही महीना होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो सिर्फ एक अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या गंगा का कोई दूसरा अर्थ निकल कर आ रहा है? नहीं आ रहा है। पटना का नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो एक शब्द हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, तो इस तरह के शब्द आते हैं एकार्थी शब्द के अंदर, ठीक। दूसरा आता है अनेकार्थी शब्द। अब देखो ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अनेकार्थ या अनेकार्थी शब्द भी इन्हें कहते हैं, और जिनके क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है? अंबर के अनेकार्थी शब्द। देखो जैसे अंबर हमने ऊपर पढ़ा था, अंबर का मतलब उस समय तो श्री कृष्ण के वस्त्र की बात हो रही थी, लेकिन अंबर के क्या है? बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंबर को आकाश का पर्यायवाची भी माना जाता है। बादल को भी अंबर कहते हैं, ठीक है। कपड़े को अंबर कहते हैं, कपड़ा, ठीक है। और कपास, इत्र, ये सारे क्या हैं? अंबर के अनेकार्थी हैं। यानी कि जो अंबर शब्द है ना, एक शब्द है अंबर और उसके क्या है? अनेक सारे क्या हैं? अर्थ हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हार शब्द है, ठीक है। अब हार के भी क्या है? अनेक अर्थ हैं। जैसे गले में पहनो, एक तो होता है गले में पहनने का, गले में पहनने का जो हम पहनते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? हार, जैसे युद्ध में हार हो गई उसकी, तो उसके लिए भी हम हार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हार शब्द भी क्या है? अनेकार्थी शब्द है, जिसके क्या हो रहे हैं? अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो इसका तीसरा जो प्रकार है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी भी कहते हैं। देखो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची को कन्फ्यूजन मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। उसी एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे देखो जल के समानार्थी, देखो जल जो शब्द है ना अपने आप में तो एक है, लेकिन इसकी क्या है? अनेक समानार्थी हैं। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जल का अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। पानी को भी हम जल कहते हैं, नीर को हम जल कहते हैं, पयो कहते हैं, वार कहते हैं, तोय कहते हैं, सलिल कहते हैं। तो देखो जल के इतने सारे नाम हैं, ठीक है। अनेक समानार्थी शब्दों की बात कर रहे हैं हम, पर्यायवाची भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैसे कमल के हैं, कमल के कितने सारे इन जलज हो गया, और पंकज हो गया, और अरविंद हो गया, कितने सारे नाम हैं कमल के भी, ठीक है। तो एक शब्द है और उनके अनेक नाम जहाँ पर होंगे उसको क्या हम किसके अंदर रखते हैं? पर्यायवाची शब्दों के अंदर रखते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विपरीतार्थी, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ठीक। तो जो विलोम शब्द है ना, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले या विलोम या उल्टे शब्द, ठीक है। एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं, ठीक है। जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये तो बहुत ईजी है और पूछा भी बहुत जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे रात, रात का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? दिन हो जाएगा। लाभ का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। माता का पिता, देखो इनके बीच में जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है ना, ये हमेशा इसका मतलब होता है और या,
ठीक है। और या हम इसको चिन्ह, इस चिन्ह से हम इसको मतलब भाषा की एक सहूलियत के लिए कह सकते हैं, हम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ताकि उसका अर्थ एक सही वे में प्रकट हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है या तो हम या तो ये, यानी कि ये और या विपरीतार्थी शब्दों को प्रकट करता है। ठीक है। माता पिता, अब आप कहेंगे माता पिता कैसे विपरीतार्थी हो गई, माता पिता तो सदैव साथ रहते, तो विपरीतार्थी कैसे? देखो, ऐसे शब्दों को आपको कई अर्थ की दृष्टि से समझना होता है। ठीक है। माता क्या है? स्त्रीलिंग है, और पिता क्या है? पुल्लिंग है। तो ये लिंग की दृष्टि से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के भिन्न हो जाएंगे। ठीक है। आकाश पाताल, ये दिशा के आधार पर एक दूसरे के विपरीतार्थी हो गई। ठीक है। लाभ हानि इसी तरह से, और रात दिन, ये भी क्या है? मौसम या मौसम परिवर्तन की दृष्टि से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही दृष्टि से एक दूसरे के विलोम हो। जैसे राजा का रंक भी होता है और राजा का प्रजा भी होता है। ठीक है। अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो राजा एक व्यक्ति होता है और प्रजा बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो इस दृष्टि से एक दूसरे के विपरीतार्थी हो गए। ठीक है। और राजा यानी कि जो धनी व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और रंक का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, तो उस दृष्टि से भी वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विपरीतार्थी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक। अब समरूपी भिन्नार्थक यानी कि जो दिखने में तो लगभग लगभग सेम होंगे, लेकिन फिर भी उनमें क्या होगा? उनका अर्थ क्या होगा? एक दूसरे से भिन्न होगा। ठीक है। जो शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं, जैसे कभी कभी हम, भले बहुत छोटा उनमें अंतर होगा, लेकिन हम उनका उच्चारण जब करते हैं तो वो एक जैसे ही हमें सुनाई पड़ते हैं। ठीक है। किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक। उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि रूप में तो एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ क्या है उनका? अलग अलग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे क्षति और क्षति, दो शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है। क्षति और क्षति जब हम कहेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना, तो हो सकता है जो सुनने वाला व्यक्ति हो वो कभी हम क्षति बोलें तो वो उसे क्षति सुनाई दे। ठीक। तो इस तरह से भी कभी कभी हम आपने देखा होगा, हम बोलते कुछ है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है, क्योंकि वो उस शब्द को सही, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं हुआ है, उसका उच्चारण सही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाता है कई बार, है ना। तो समझने वाला उसको किसी और ही वे में समझ लेता है। तो ये भी कई इस तरह के शब्द भी होते हैं। ठीक है। जैसे क्षति का मतलब क्या होता है? हानि होता है। क्षति होना, हानि हो गया, कहते हैं ना हमारी बहुत बड़ी क्षति हो गई, यानी हानि हो गई। लेकिन जब हमने क्षति बोला, अब क्षति शब्द को बहुत वही लोग यूज़ करेंगे जो थोड़ा भाषा के ज्ञाता होंगे। ठीक है। तो ये अपने आप में एक साहित्यिक वर्ड है। तो क्षति पृथ्वी का पर्यायवाची भी हो जाता है, यानी कि पृथ्वी को क्षति कहते हैं। हम ज़्यादातर पृथ्वी ही यूज़ करेंगे, क्षति यूज नहीं करते हैं। जब पर्यायवाची की बात आती है तो हम पृथ्वी का एक पर्यायवाची क्षति भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक इसी तरह देखो, यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत छोटा सा अंतर आपको नज़र आता है। लेकिन देखो, जब हम ज़रा कहते हैं ना, जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, लेकिन ज़रा कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है तनिक, यानी कि कम, बहुत कम। ठीक है। तो देखो, हम बोलते हैं ना जरा इधर आओ, तो वो ये वाला जरा है। ठीक है। अब देखो, इस जो ये इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना, ये तो फारसी भाषा का शब्द हो गया, उर्दू का शब्द हो गया जरा। लेकिन जब हम ज़रा कह रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं या ज़रा की बात कर रहे हैं, तनिक की बात कर रहे हैं? तो ऐसे जो नुक्ता है उसका उच्चारण कैसे? ज़रा। तो थोड़ा हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम ज़रा 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 नहीं बोलते हैं, जरा ही बोलते हैं। ठीक। तो ये हम कई बार क्या करते हैं, समझने में गलती कर देते हैं। तो ज़रा का मतलब होता है जिसमें नुक्ता नहीं लगा उसे वृद्धावस्था कहते हैं, और जिसमें नुक्ता लगा है उसका मतलब होता है तनिक। ठीक है। ओके। इसके बाद है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो हमारे अर्थ के जो आधार पर हमने पढ़े हैं 4 प्रकार के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5 प्रकार, सॉरी, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रूप प्रयोग, यानी कि चौथा जो प्रकार था हमारे पास वो कौन सा था? शब्दों के रूप प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। तो इसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि इनसे किस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी का मतलब क्या हो? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। वे शब्द जिनमें लिंग, ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? देखो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर हस्तांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे कौन से शब्द होते हैं? आपके पास ऑप्शन होगा विकारी,
अविकारी या कुछ दो और दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, मैं आपको अच्छे से उदाहरण से समझाऊंगी, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, लड़का शब्द है, अब हमने क्या कहा है, 3 आधार से इनमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, अब हम अगर लड़का का लिंग देखें तो लड़का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब हमें इसमें परिवर्तन हम विकारी कर रहे हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए इन 3 आधार पर। ठीक है, अब लड़के का लिंग परिवर्तन करना हो तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, लड़की कर देंगे हम उसको। तो इसका मतलब क्या है, ये लिंग के आधार पर तो परिवर्तन इसमें हो रहा है। अब इसका वचन देख लेते हैं। ठीक है, तो लड़का क्या है, एक वचन है। हिंदी में 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वचन हमने कहा इसका एक वचन है, लड़का, लड़का खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वचन है। अब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है, हुआ ना, वचन भी परिवर्तित हो गया। कारक की अगर हम बात करें तो कारक की बात करें तो कारक में क्या हो जाएगा, लड़का खा रहा है। ठीक है, ये कारक हो गया इसका। ठीक है, ठीक है, कर्ता कारक, लड़का खा रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, लड़का कर रहा है। ठीक है, लड़के को खिलाओ या लड़के को खाना दो, तो कोक चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। अभी इसमें कर्ता कारक था। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। लड़का, लड़का खा रहा है, कर्म कारक हो गया, क्योंकि कर्म कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा कर्म कारक हो गया। अब इसका कारक परिवर्तन करना है, लड़के को खाना दो, यानी कि कर्म को खाना दो, यानी कि लड़का क्या है, कर्म कर रहा है, खाने का कर्म है उसका, और वो लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ अब कर्म कारक में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों आधार पर इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये क्या है, एक विकारी शब्द है। लड़का क्या है, विकारी शब्द है। ठीक, उसी तरह शेर भी आ जाएगा। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो जाएगा। ठीक है, शेर एक वचन है और शेरों ने हंगामा किया या शेरों ने भगदड़ मचाई, शेरों ने शिकार किया, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा का अच्छे हो जाएगा, बहुवचन बनाना हो। ठीक है, और लिंग परिवर्तन करना हो, अच्छा क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक, अब देखो इन 3 आधार पर जिनमें परिवर्तन हुआ वो तो विकारी हो गए। अब जिनमें परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएंगे, अविकारी हो जाएगा। अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन। तो जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहते हैं। देखो कैसे, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमेशा कैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण कैसे, जैसे आज है, अब हम कहेंगे भाई आज का कोई लिंग है, नहीं है, हमें क्या पता आज किस लिंग का है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या इसका वचन परिवर्तित हो सकता है, आज को हम आज ही कहेंगे, आज का ना तो कोई बहुवचन बन सकता है। ठीक है, और ना ही इसका कारक परिवर्तन होगा। आज को हम आज ही कहेंगे, आज को हम कल नहीं कहेंगे, या कल है, कल को कल ही कहेंगे, कल को कल मतलब आज, कल को तो कल ही कहेंगे, कल को आज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इस तरह के शब्द होते हैं ना वो अविकारी होते हैं, इनका लिंग, वचन, काल, कारक कुछ पता नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए है, इसलिए को क्या कहेंगे भाई, इसलिए को इसलिए ही कहेंगे, कोई इसका लिंग वचन नहीं है पता हमें, है ना। इधर उधर, इधर उधर क्या है, दिशाएं हैं, अपने आप में एक स्थान की बात हो रही है, लेकिन किस लिंग में है, किस वचन में है, किस कारक में है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तेज को तेज ही कहेंगे, है ना, और धीरे को धीरे ही कहेंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं ना इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हमेशा अविकारी या अव्यय भी इन्हें कहते हैं। एक चीज़ भी आप ध्यान रखना, कभी कभी अविकारी की जगह पे अव्यय आपको देंगे, तो अव्यय और अविकारी एक ही होता है। ठीक है, और मतलब नहीं, व्यय का मतलब होता है परिवर्तन या व्यय जिनका ना हो तो वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे पहला प्रश्न हम ये स्किप हो गया है, सीधे दूसरे प्रश्न पे चलते हैं।
देखो, कौन सा युग्म उर्मी घोटक को सही प्रदर्शित कर रहा है? ठीक, उर्मी और घोटक को। देखो, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे और ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम आपको शब्द दिख रहे हैं। और जब परीक्षा भवन में इस तरह से शब्द आते हैं तो हमारा दिमाग तो वैसे भी स्ट्रेस में होता है, हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको सबसे पहले इनका अर्थ जानना है। उर्मी का मतलब होता है तरंग, ठीक है। तो देखो, तरंग तो आपको हर ऑप्शन में दिख रहा है लगभग लगभग, है ना। अब हमें देखना है कि दूसरे शब्द के आधार पर हमें इसी क्रम में ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आपने घोटक को पहले लगा दिया उर्मी को बाद में लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इस क्रम में पूछा गया है तो आपको इसी क्रम में इसका अर्थ लगाना है, ठीक है। तो उर्मी का मतलब होता है तरंग और घोटक कहते हैं घोड़े को। तो अब आप ऑप्शन में आपको घोड़ा कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्यायवाची, उसका पर्यायवाची लेंगे, ठीक है, समानार्थी शब्द को लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तो ये घोड़ा है। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े को एक शब्द क्या लिया है, घोड़े के लिए तुरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और तरंग उर्मी के लिए होता है, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है समरूपी शब्द गरीब और दिवस। एक ही शब्द नहीं है, ये अलग अलग शब्द हैं, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। गरीब और दिवस के सही अर्थ का भेद कीजिए। तो एक शब्द है गरीब, दूसरा है दिवस। अब आपको बताना है गरीब को क्या कहते हैं, एक शब्द उसके लिए आता है दीन, ठीक है, और दिवस को कहते हैं दिन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह के प्रश्न अब बन रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन सा शब्द युग्म निर्वाण और निर्माण, दो शब्द हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको एक ही शब्द लेकर चल रहे हैं, अलग अलग शब्द हैं। बीच में आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, योजक चिन्ह, जिसने इनको क्या किया है, जोड़ा हुआ है ना। तो देखो, निर्वाण और निर्माण दो शब्द हैं, एक है निर्वाण, दूसरा है निर्माण, ठीक। निर्वाण का मतलब होता है, जैसे कहते हैं महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मोक्ष की उन्हें क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो ये क्या है, मोक्ष हो गया, निर्वाण। पहले इसी क्रम में आपको बताना है ना। और निर्माण का मतलब होता है रचना करना, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ गया, बी, मोक्ष या मोक्ष और रचना करना, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष और निर्माण का मतलब होता है रचना करना। देखो, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, बहुत दिखने में तो आपको बिल्कुल सही सही मतलब सेम सेम दिख रहे हैं, है ना। कभी कभी हम उच्चारण भी सेम सेम कर लेते हैं, लेकिन इनका जब हम अर्थ देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है, ठीक। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, संकर शब्द आपको बताना है। तो संकर शब्द हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि कौन से शब्द होते हैं, वो शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, सैलरी भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, उजाला भी नहीं है, ठीक है। एक शब्द है जिसके खंड हो रहे हैं जेल और खाना, ठीक। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है जेल खाना, और ये किस शब्द की कैटेगरी के अंदर आएगा, संकर शब्द। जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है ना, उसे कहते हैं संकर शब्द, ठीक। इसके बाद छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है, पूछ रहे हैं। विदेशज नहीं है, एक शब्द यहाँ पे विदेशज नहीं होगा, बाकी तीन शब्द हमारे विदेशज हैं, ठीक है। सैलरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि ये भी क्या है, विदेशज शब्द है। कुली भी विदेशज शब्द है, और कमरा भी विदेशज शब्द है। दर्शन जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये विदेशज शब्द नहीं है। संस्कृत क्या है, हमारी देसी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्शन विदेशज शब्द नहीं है, ठीक। ओके, इसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द संकर शब्द है। अब फिर से आपको पूछा जा रहा है, संकर शब्द आपको बताना है। तो संकर शब्द यहाँ पर एक ही है। देखो, दुकान नहीं है, अमीर नहीं है, जादू नहीं है, डाक घर, डाक भी एक शब्द है, डाक, और दूसरा है घर, ठीक। तो डाकघर क्या है, आपका संकर शब्द है, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक। इसके बाद है निम्न में कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, आपको बताना है। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, तो अनार, सरोज भाषा ये तो नहीं है। वकील जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर है निम्न में कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का है, आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब अभी मैं कुछ दिन पहले एक ग्रुप सी का मैंने पेपर देखा था, उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो देखो, फ़कीर, जालिम, हैज़ा,
तो इनमें से कौन और संयम, ठीक है, 4 शब्द हैं आपके पास, तो एक ही है यहाँ पे संस्कृत भाषा का, कौन सा है, संयम। फ़कीर नहीं है, जालिम नहीं है, हैज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये उर्दू फ़ारसी के शब्द हैं, और संयम क्या है आपका, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। तो आज के इतने प्रश्न हमने देखे, और ये वाला जो शब्द की उत्पत्ति है कितने आधार पर होती है, ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिए, और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक